पिछली 2 कक्षा के अंदर हमने ब्राह्मी लिपि के बारे में सामान्य जानकारी हासिल की थी और पिछली कक्षा के अंदर हमने ब्राह्मी लिपि के स्वर और साथ ही साथ कुछ व्यंजनों को समझा था। आज हम बाकी के व्यंजनों को समझने वाले हैं और टाइम के अनुसार हमें हमारे साथ जो विदुषी डॉक्टर मुन्नी जैन जुड़े हुए हैं, वो आगे और बहुत सारी जानकारियाँ देंगे। मैं स्वागत करता हूँ डॉक्टर मुन्नी जैन का जैनशाला के इस मंच के ऊपर। नमो नमो जिनाय। जनाणम नमो बम्बिये लिविये मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेत्तारम कर्म भूभृताम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लब्धये वंदे तद्गुण लब्धये। आदिनाथ प्रभु के प्रति 4-6 पंक्तियों में सिखलाया है नाथ आपने पूर्ण स्वावलंबन का अनुपम पाठ, दिखलाया इस मूढ़ आत्मा को आत्म शक्ति का अनुपम ठाठ। सुख न कहीं बाहर से आता, आत्मा ही सुख का भंडार। यह सद्बोध दान कर जग में किया, शांति सुख का संचार। अपनी शक्ति आप पहचानो, व्यर्थ पा रहे हो क्यों क्लेश। धनपति हो दारिद्र न भोगो, दिया आपने यह उपदेश। क्यों डरते हो अजर अमर हो, समझो केवल आत्म स्वरूप। मोह कालिमा को धो डालो, तुम हो आत्मनगर के भूप। तुम हो आत्मनगर के भूप। तो हमारे आदि तीर्थंकर को प्रणाम करते हुए, जिन्होंने संसार में हम लोग को रहने वालों को सत्कर्म की व्यवस्था दी और ना अपनी पुत्रियों के द्वारा शिक्षा का सूत्रपात किया और 80 शिल्प आदि का जो पूरा जो व्यवहार हमारा संसार का चलता है, उस वो कर्म युग की शुरुआत की। तो उनको हमारा और आप सभी की तरफ से भी सत सत वंदन। अभी हमने कल कहा था कि हम लोग बचपन में हैं, क्योंकि क ख ग अंगा स्वर व्यंजन सब सीख रहे हैं। जैसे कि हम विद्यालय में जो शुरुआत में हमारी प्रारंभ होती है शिक्षा, तो सीखते हैं, तो वही हम लोग सीख रहे हैं। तो आदिनाथ भगवान का जो ब्राह्मी सुंदरी है, उनको भी जो, क्योंकि वो सर्वप्रथम आर्यिका बनी थी, सर्वप्रथम साध्वी बनी थी, सर्वोच्च साध्वी बनी थी, उनको अपना हम सब का प्रणाम। और सुंदरी ने जो अंक विद्या सिखाई, वो सुंदरी माता को भी हमारा प्रणाम। देख रहे हैं आप लोग स्क्रीन पर कि आदि ब्रह्मा आदिनाथ जब राजा की अवस्था में थे, तो उनके दोनों तरफ उनकी दोनों पुत्रियां विराजमान हैं और दोनों को वो अंक विद्या और अक्षर विद्या सिखा रहे हैं। हम लोगों ने अभी तक, कल सबको मालूम है कि पहले दिन हम लोगों ने ब्राह्मी लिपि का परिचय, नामकरण, उसकी खोज कैसे हुई, विद्वानों ने वहां कितना श्रम किया, भारतीय विद्वानों ने, विदेशी विद्वानों ने। तो इस तरह का जो हम लोग परिचय समझे, उसके बाद कल के दिन में हम लोगों ने स्वर और व्यंजन में केवल क वर्ग लिया था, और पूरे स्वर का जो हम लोगों ने एक यात्रा या जिसको कहना चाहिए विकास, जिसका हम लोगों ने संपूर्ण रूप से देखा था। और हमारे सर जेम्स प्रिंसिप, जिन्होंने सर्वप्रथम इसको पढ़ा, इस ब्राह्मी को पढ़ने में इतनी मेहनत की, उनके प्रति भी हमारी कृतज्ञता है, बहुत बहुत प्रणाम है। और उन्होंने जो मेहनत की, वही का एक रंग लाया है जो आज तक हम लोग तक पहुंचा है, वही रंग। और हम लोग इसके प्रति उत्सुक हुए हैं। आप लोग सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं प्रतीक रूप में किस तरह वो बैठ के
इन शिलालेखों का अध्ययन कर रहे हैं, उनको देख रहे हैं, उनके प्रति उनका कितना जुनून है, एक तरफ से अंदर से कितनी तपस्या है उनकी, उनको लिख के उनको क्यों पर ऐसा लग रहा था कि ये क्या है, क्यों लिखा है, जबकि हमारे के भारत की अतीत स्वर्णिम संपदा विरासत जो थी, उन्होंने उसको हम लोगों को पहचान कराई उसकी। फिर हम सब लोग भी आगे बढ़े, परंतु पहली जो शुरुआत वहां से हुई, तो उनको अपना प्रणाम है। स्वर व्यंजन के विकास में सबने देखा, उन्हें फिर से एक बार उसके अभ्यास के रूप में देखते हैं हम लोग कि आज जो हमारा स्वर था, जो प्रथम स्वर था, उसको हर काल में गुप्त कालीन की ब्राह्मी, कुटिल लिपि, टाकरी लिपि, 15वीं 12वीं 13वीं 14वीं 16वीं शताब्दी करते करते 17वीं 18वीं और 19 में तो वो देवनागरी लिपि में आ गई। 19वीं शताब्दी से हम लोग उसको देवनागरी का रूप मिल गया हम लोग को, और हम लोग जो लिखने लगे आज भी लिख रहे हैं। इसी तरह हमने ईश्वर को भी जाना था कि किस तरह से हमारी 3 बिंदियां ई के रूप में परिवर्तित हो गई। पुनः पुनः हम लोग देख लेंगे चार्ट के अनुसार, एक बार फिर उसको कल लोगों ने अभ्यास भी किया होगा और लिखने की कोशिश भी की होगी। और इसी तरह आगे के स्वरों को भी हमने, और 3 बिंदी हमेशा सबको याद रहेंगी, क्योंकि हम कल बताए थे कि हम लोग जो मैथ पढ़ा करते थे तो वो इसलिए कि प्रतीक रूप में वो 3 बिंदियां ही रखते थे। उस समय हम लोग ये बात समझ में नहीं आई आखिर ये 3 क्यों रखते हैं, पर जब हमने ब्राह्मी लिपि को देखा तो समझ में आया, अच्छा ये चीज इतने हजारों हजारों वर्ष पुरानी है। सबको मालूम है कि कहा गया है कि इसमें 6 स्वरों का प्रयोग हुआ है, परंतु अनुमानित रूप से, और हमारी अभिव्यक्ति की और हमको जरूरत पड़ी तो हम लोगों ने कुछ और भी स्वरों का हमारे विद्वानों ने उसको दिया है। आगे तो हमने कल बताया था। व्यंजनों की संख्या भी 33 है, और उसमें एक दो जो व्यंजन और बड़े हैं वो हमारे अनुमानित रूप से बड़े हैं, क्योंकि हमको उसके अभिव्यक्ति में जरूरत पड़ने लगी। प्राकृत, जब हम लोग ब्राह्मी और प्राकृत जो है एक सिक्के के 2 पहलू हैं, क्योंकि प्राकृत के अभिलेख ज्यादा से ज्यादा अधिकांश मिले हैं और लिपि उनकी ब्राह्मी रही है। तो प्राकृत में जो वर्ण संख्या है वो थोड़ा कम में प्रयोग हो जाता है, और संस्कृत में जो है उसमें थोड़ा अधिकांश जरूरत पड़ती है, रेप की जरूरत पड़ती है और भी कई चीजों की जरूरत पड़ती है। तो प्राकृत से जो हमारी देशी बोलियां निकली हैं, देशज भाषा, तो उसको तद्भव कहा जाता है, और संस्कृत उसमें यदि मिश्रित हो गई तो उसको तत्सम कहा जाता है। तो चले हम लोग स्वर की तरफ फिर से उसका पुनरावृत्ति करते हैं। तो अ स्वर जो है वो आप देख ही रहे हैं, और वापस आपको ध्यान में आ ही रहा होगा कि इस तरह से लिखते हैं। विकास क्रम आपने देखा ही था कल, ई स्वर भी देखा, वो भी देखा आपने कि पड़ी पाई है, खड़ी पाई है, और ये हमारे राइट साइड पड़ी रेखा है। उसी तरह ए को त्रिभुज के रूप में देखा, ओ ओ को हमने खड़ी पाई और उसके ऊपर सिरे के बाएं तरफ पड़ी रेखा और एक नीचे के सिरे पर दाएं तरफ पड़ी रेखा के रूप में देखा। आज हम आपको ये एक नया विकास जो बता रहे हैं, विकास से मतलब कि हमने कल जो विकास दिखाया था तो वो सती 16वीं सती 12वीं सती तक दिखाया सबका। अब इसमें हम ये दिखाना चाहते हैं कि जो अ स्वर था वो काठियावाड़ के गिरनार के अशोक शिलालेख में, मतलब शिलालेखों के अलग अलग भी ब्राह्मी विकास में आई है। तो ये जो है वो कहाँ कहाँ पाया गया है, हमारे पास एक चार्ट है तो उसके अनुसार आपको बता रहे हैं कि काठियावाड़ के गिरनार के अशोक शिलालेख, और मथुरा के पास कुंसन वंशी राजाओं के लेख, और उच्च कल्प के महाराज सर्वनाथ के ताम्रपत्र पर, और मेवाड़ के मोहिल वंशी राजा अपराजित के लेख, और 9वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी की हस्तलिखित पुस्तकें। इस तरह का उसमें प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से जो ऊपर वाला है, जो कि पा लिख के 3 लाइन जो खींचते हैं बाजू में, वो वाकी बात कर रहे हैं। कल हमने कई बार कहा भी था
कि वो आ हमारे गांधी जी के समय में भी लिखा जाता रहा, उनके पत्रों में इसी तरह के आ का प्रयोग हुआ है। और हमारे पूर्वजों के भी इस तरह से आ लिखा करते थे। परंतु ये दूसरा है जो, वो शिलालेख ताम्रलेख व हस्तलिखित पुस्तकों तक आते आते हम लोग पांडुलिपियां लिखने लगे, तो वहां पर हस्तलिखित जब पुस्तकें लिखी गई तो उसमें इस आ का प्रयोग होने लगा विकास क्रम में। और फिर आज हम वही आ लिख रहे हैं, और वो जो ऊपर वाला आ है वो हम विस्मृत हो गए, अब उसका प्रयोग नहीं करते हैं। परंतु हमारी विकास यात्रा में वो बहुत काफी समय तक साथ में रहा। इसी तरह अब हम ईश्वर पे आते हैं। ईश्वर जो है वो आपने देखा है कि किस तरह से उसका विकास हुआ है, लिखा हुआ है कम से कम 8-9 तरह का लिखा हुआ देख रहे हैं आप सामने। तो ये क्या है, ये समुद्रगुप्त के इलाहाबाद के लेख में, स्कंद गुप्त के कुमाऊं के लेख में, और कलचूरी बंसी राजा है जो जल्व देव के लेख में, आयंग के देव के 10वीं शताब्दी के दान पत्र में, और चंद्रदेव के 11वीं शताब्दी के दान पत्र में। देखो खोजने वालों ने कितनी मेहनत की कि ये इस अक्षर को किस किस लेखों में पाया गया। ये मतलब हमारे पास तो चार्ट आ गया, हम लोगों ने तो उसका उतना अध्ययन नहीं किया, परंतु उन लोगों ने उस चार्ट के रूप में हम लोगों को ये बता दिया कि देखो ये अक्षर किस लेख में कहाँ पर इसका प्रयोग हुआ है। तो इस तरह से ई अक्षर भी हम लोगों ने, ई स्वर भी देख लिया। अब आगे उ स्वर जो है वो विकास कला आपने देखा ही था और अभी भी सामने लिखा ही है। कुशन वंशी राजाओं के लेख में अक्सर इस तरह से पाया गया, हर और लेखों में जरूरत पड़ी तो पाया गया, पर विशेषकर कुशन वंशी राजाओं के लेख में इस तरह का उ का प्रयोग हुआ है। आगे हम लोगों ने ए त्रिभुज के रूप में ये देखा था, और कल हमने आपसे कहा भी था ये बात कि त्रिभुज तो हमने आपको सीधा सीधा बता दिया, परंतु जब शिलालेखों में मिलता है तो उसकी कई आकृतियां हो जाती हैं। तो ये देख रहे हैं आप आकृतियां, कोई थोड़े से वो जो 3 भुजाएं हैं वो किस तरह से हो गई, और बनते बनते हमारा आज जो देवनागरी लिपि का ये स्वर है वो बन गया। और ये कहाँ कहाँ पा गया है, समुद्रगुप्त तथा राजाओं के लेख में, मंदसौर मालवा के राजा यशोधर्म के लेख में, मारवाड़ के पड़िहार राजा कक्कुक के लेख में, और परमार राजा बागपति राज गुंज के ताम्रपत्र शिलालेख में, और कलचुरी के राजा कर्णदेव के हस्तलेख के ताम्रपत्र शिलालेख में। तो पहले ताम्रपत्र भी लिखे जाते थे, हस्तलेख भी लिखे जाते थे, शिलालेख भी लिखे जाते थे। तो ये अध्ययन करने वालों ने बहुत बारीकी से, बहुत सूक्ष्मता से, और ये बहुत अध्ययन के बाद ये बात हमारे सामने आई, और उन लोगों ने इस तरह के चार्ट तैयार किए। इस तरह से हम लोगों ने ये पूरे जो स्वर थे उस तरह का कल विकास क्रम भी देखा था, और आज भी हमने ये विशेष रूप से थोड़ा लेखों के बारे में कि कहाँ कहाँ इस तरह का प्रयोग हुआ है वो चार्ट भी दिखाया आपको। अब हम लोगों ने क वर्ग भी कल पढ़ लिया था। तो क वर्ग में आप देख रहे हैं कि जो प्लस वाला जो प्रतीक है या जो धन है, जोड़ का प्रतीक है, वो हमारा क वर्ण था, और उसका विकास भी हमने कल देखा था। इसी तरह ख वाला भी हमने दोनों तरह का दिखाया था, और भी जो आगे आगे विकास क्रम में कभी कभी इसकी आकृति जो बदलती गई वो भी आप लोगों ने पुनः पुनः देखा ही था। इसी तरह ग भी, गा का तो हम लोगों ने बहुत ही जल्दी उसको इस तरह से कर लिया था कि आज जो हम ग लिख रहे हैं, जो ब्राह्मी का ग था उसको आज हमारी देवनागरी लिपि में लिखते लिखते बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है, मात्र शिरो रेखा और जो 2 त्रिभुज जैसे जो इसके रेखाएं हैं उसको थोड़ा सा अलग कर दिया गया, और बाजू में पहली रेखा में इसमें राउंड से जो क्या कहेंगे उसको, एक गुंडी लगा दी गई या एक फंदा लगा दिया गया, जो भी आप समझ लो। तो फिर अंगा की तरफ हम लोग गए थे। तो अंगा का अशोककालीन इसमें तो अभाव है, परंतु इसको अनुमानित रूप से आगे इसका प्रयोग मिला है। तो इस तरह से जो अभी पहले आपको हम स्वर के विशेष बता रहे थे कि ये कहाँ कहाँ, तो इसी तरह ये क वर्ग
खा वर्ग और गा और घ, ये भी इसी तरह बताया गया है इसमें कि थोड़ा करो, ग कलचुरी राजा कर्णदेव के ताम्रपत्र में, और ख का जो प्रयोग देखो, खा भी आपको विकास क्रम दिख रहा होगा कि हम लोग खा को किस तरह से लिखते गए। ये कुशनवंशी राजाओं के लेख में गिरनार पर्वत की चट्टान पर, वहां तो निश्चित ही कई लोग गए ही होंगे, और गुजरात में जो रहने वाले हो तो निश्चित ही गए होंगे। और जैन समाज वैसे भी गिरनार नेमिनाथ भगवान की निर्वाण भूमि है, तो समाज बराबर वहां तक जाती है, कहीं की भी समाज हो, चाहे उत्तर प्रदेश की हो, बिहार की हो और राजस्थान की, सब लोग दर्शन करने तो एक बार जाते हैं वंदना करने। तो गिरनार पर्वत की चट्टान पर जो खुदे हैं छत्रवंशी राजा रुद्र रामा, रुद्र क्षमा क्या लिखा है, रुद्र क्षमा के जो लेख हैं वहां पर इस ख का ज्यादा प्रयोग हुआ बहुत आज से। लखनऊ लिपि सुधार में रा की रेखा को वा की पाई से मिलाकर, यानी ये जो एक लिपि सुधार, यानी जो सुधार किया गया, तो रा की जो रेखा है और वो जो वा की पाई से मिलाकर उसको ख बनाया गया है। आगे हम लोग ग की तरफ देख रहे हैं विकास क्रम। ये मथुरा के क्षत्रप राजा सोडास के लेख में लिखा गया है। क्षत्रप राजा नहवान के दामाद और भी उसद दास के लेख इत्यादि इत्यादि जो भी उस तरह के नाम हैं उसमें ये लिखा पाया जाता है, अधिकांश पाया जाता है। और घा मालवा के राजा यशोवर्म मंदसौर के लेख, राजा यशोवर्म के लेख में इस तरह से, मतलब कि क्या अब आगे के हमको पढ़ना है, क्योंकि अभी आगे के वर्ण भी सीखना है, आगे के व्यंजन भी सीखना है, तो विशेष इसके और विस्तार में ना जाके एक प्रकार की एक नमूना दिखाया आपको, चार्ट दिखाया कि देखो किस किस तरह से हमारी ब्राह्मी की जो स्वर व्यंजन है वो किस किस लेख में किस किस तरह से पाए जाते हैं। देखिए सबको ये जो सामने स्क्रीन पर देख रहे हैं एक काश वर्ण है, ऊपर का स्वर है, वर्ण है, तो इसको सब लोग देखना चाहेंगे कि जैसे कि वही का मतलब जो प्लस है वो का बंगला के रूप में सब देख रहे होंगे, उड़िया के रूप में क किस तरह से आया, वही का उसकी जो मतलब जो भी आगे उसमें विकास हुआ, शारदा के रूप में किस तरह से आया, गुरुमुखी के रूप में किस तरह आया, और कन्नड़ के रूप में किस तरह से, बीच में उसका मूल वही है, बाकी जो नीचे ऊपर जो भी विकास हुआ है वो कन्नड़ के रूप में। और मलयालम का क भी किस तरह से लिखा है, तमिल का भी क किस तरह से लिखा, सब देख रहे होंगे निश्चित रूप से। और सब जो यदि इस ऐसे लिपि वाले होंगे उनको तो बहुत ही आनंद आ रहा होगा देखने में। तेलुगु, गुजराती इत्यादि ये ब्राह्मी लिपि के प्राचीन रूप से, क्योंकि ये जहां जहां ब्राह्मी गई तो उस स्थानीय रूप से वहां की ब्राह्मी के नाम से भी जानी गई, और वहां के स्थानीय भाषा के अनुसार, लिपि के अनुसार उसका विकास भी हुआ। ये देखिए एक चार्ट इस तरह से भी है कि जैसे हमने अभी केवल का वर्ग बताया था आपको, का वर्ण जो बताया था, तो का व्यंजन का तो दिखाई दिया आपको, देखा ही अभी अपने विशेष रूप से। और खा का भी देख लीजिए आप, वही गुरुमुखी, गुजराती, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, इसी तरह आप गा का भी देख सकते हैं, सामने है आपके, उसी सब भाषा में जो भी हम बोल रहे हैं। और घा का प्रयोग भी आप देख सकते हैं, और अपनी अपनी तरह से अपने उसको समानता कर सकते हैं कि वाकई में वो, जैसे हम तो उड़िया नहीं जानते, हम तो तमिल नहीं जानते, परंतु जो तमिल वाले देख रहे होंगे या जो उड़िया वाले देख रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा कि हाँ 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 ये हमारा अक्षर है, ये हमारा ब्राह्मी से आते आते देखो हमारे पास आते आते ये वर्ण कैसे बन गया। तो इस तरह की यात्रा है, विकास यात्रा, और सबको मतलब देखने में भी, समझने में भी, बारीकी भी समझ में आई होगी, सूक्ष्मता भी इसकी समझ में आई होगी। तो इस तरह से आज हमको क्या है, अभी तक हमारी ये पुनरावृत्ति हुई और उसमें विशेष रूप से हमने और कुछ बताना जो चाहा है उस तरह का ये बताया है। अब हम आज च वर्ग की ओर बढ़ेंगे। अभी तक हम लोगों ने क वर्ग ही पढ़ा था,
और हम चाहेंगे कि सब लोग अपने वीडियो भी ऑन कर लें, क्योंकि आज हमारा अंतिम दिन भी है और हम भी सबके दर्शन करना चाहेंगे एक बार कि हमारे साथ कौन-कौन लोग जुड़े हैं। हमको बहुत अच्छा लगेगा सबको देखकर, अप्रत्यक्ष रूप से भी देखकर बहुत अच्छा लगेगा। अब हम लोग चल रहे हैं च वर्ग की ओर। तो हम लिखना चाह रहे हैं, च वर्ग क्या होता है पहले लिखना सीखें। ये च वर्ग को पहले हम खड़ी पाई खींचेंगे। अब सब लोग अपना-अपना डायरी, पेंसिल, जो भी नोटबुक, जो भी आप अपने पास रखें और बनाना शुरू करें इसको अपने अनुसार। तो ये जो चाय है, खड़ी पाई खींचे हैं और फिर नीचे से बाएं तरफ से उसको वापस एक राउंड में इसको मिलाए। तो इसका कभी-कभी ये जो राउंड पूरा मिलाए हैं, ये राउंड भी थोड़ा-सा बीच में वो पाई, खड़ी पाई से उसको कभी-कभी नहीं भी मिलाया जाता है, ऐसा भी मिलता है। जैसे वापिस करो इसको, थोड़ा-सा वहाँ छोड़ दिया जाता है हल्का-सा। तो इस तरह से दोनों तरफ से मिलते हैं और इसका विकास क्रम और भी है, परंतु हम ये बताना चाह रहे हैं कि हम लोग आज जो चकार लिखते हैं, तो उस चकार में हम लोग, ये हमारी जो यात्रा कहाँ तक बढ़ी, हम लोग उस ब्राह्मी को, उस ब्राह्मी के मतलब जो अक्षर विद्या है उसको हम अपनी बुद्धि कहाँ तक लगा पाए, हमको वही मूल रहने दिया। और आज का विकास करते-करते हम लोगों ने बस इतना ही किया कि जो हमारा ये खड़ी पाई थी वो वापस नीचे तक ज़्यादा कर दी, ऊपर शिरोरेखा लगा दी और जो बीच का हमारा राउंड था उसमें एक पड़ी रेखा थोड़ी-सी बढ़ा दी। कि ये हमारा आज का च वर्ग बन गया और बिल्कुल मुश्किल नहीं है। पहले का जो च ब्राह्मी का और आज हम जो चकार लिख रहे हैं देवनागरी लिपि में, उसके विकास में बीच में भले कितने थोड़े-थोड़े कितना बढ़ा पाए होंगे, कहीं थोड़ा आगे-पीछे चला लेखों के माध्यम से हुआ, परंतु हमारे तक आते-आते केवल हमने एक खड़ी पाई को थोड़ा बढ़ाया और शिरोरेखा लगाई और हमने राउंड में थोड़ा-सा बड़ी रेखा बाएँ तरफ लगाई। तो हमारे आज छा वर्ग बन गया। ये कितना मतलब हम ये कह सकते हैं कि हमको वो चीज़ दी गई कि उसमें हम ज़्यादा नानुकर नहीं कर पाए। ज़्यादा कोई विकास ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए, वो वही था सही। उसमें केवल थोड़ा बहुत हम कर किए हैं और जो आज भी लिख रहे हैं। आगे च के बाद जो च वर्ग में आगे जो हमारा वर्ण आता है, वो है छ। छ छ वर्ग के लिए हम लोग खड़ी पाई खींचेंगे और उसी रेखा को समेटते हुए उस पे राउंड में बंद करेंगे उसको। नीचे की बिंदु से पूरी राउंड से दोनों तरफ से बंद करेंगे, जिससे बीचों बीच हमारी पाई आएगी। तो ये जो छा है, ये एक प्रतीकात्मक रूप में है। जैसे कि हम लोग की छतरी होती है, छाता होता है, छतरी होती है, उस तरह का एक प्रतीकात्मक या चित्रात्मक, पहले चित्र लिपि भी चला करती थी। ये चित्र लिपि समझ लो या प्रतीकात्मक समझ लो और इसका थोड़ा-सा विकास वो आगे आपको बताएँगे वो किस तरह से आगे बढ़ा है। अभी जब उसका चार्ट आएगा तो हम आपको बताएँगे। इस तरह से हमारा ये छकार कहेंगे या छ कहेंगे, ये केवल पाई खींचना है और राउंड में पाई को बीचों बीच रहने देना है और राउंड कर देना है। तो ये हमारा ब्राह्मी लिपि का छ हो जाएगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। छ अब क्या आने वाला है? सबको मालूम होगा। जय, जय, जय। तो जय में क्या है, पहले जब सिखाते वक़्त बच्चों को कोई पाठ सिखाया करते हैं, हम लोग आज 55 में भी वही सीख रहे हैं। बचपन का काम 55 में भी कर रहे हैं। तो क्या है ये, पाई खींचिए और बाजू-बाजू से ऊपर की शिरोरेखा में राइट साइड हमने पड़ी रेखा खींची, नीचे की शिरोरेखा की अंतिम बिंदु पर भी पड़ी रेखा खींची और बीचों बीच मध्य में, मध्य बिंदु से पकड़ के भी पड़ी रेखा खींची।
और यही जा को जब लेखनी द्वारा लिखा जाता है, हम लोग रनिंग में आ जाते हैं, राइटिंग में अपने आप आ जाते हैं, तो यही हम लोग राउंड लेते हुए इस तरह से इस जा को हमारे लेखनी के उसमें आ जाता है। और यही जा एक बार बीचों बीच इसमें क्या कहते हैं, गुंडी भी कभी कभी राइटिंग की दृष्टि से लग जाती है। जैसे हम लोग जा ऐसे लिखे हुए, ऐसे ये बीच की एक राउंड लग जाएगा छोटा सा, वैसे भी जा हम लोगों का शिलालेख में मिलता है अक्सर। तो इस तरह से हमारा कि जा के रूप बनते हैं। और जा हम लोगों को बहुत ही काम की चीज है। देखिए इस तरह की ये राउंड भी कभी कभी, जैसे ये सब रनिंग में है, मतलब हम लोग लेखनी के क्रम में आ जाता है, लिखते लिखते कभी कभी इस तरह का लिखा जाता है, तो इस तरह का भी शिलालेखों में भी मिलता है और इस तरह भी मिलता है, और जो बीचों बीच राउंड वाला होता है वो भी मिलता है। तो इस तरह के जा के रूप मिलते हैं। और जा हम लोग के लिए बहुत जरूरत का है, क्योंकि हम लोग बड़ा जय जिनेन्द्र बोलते हैं, और जय बहुत हम लोग की भारत की पूरी एक भारतीय दर्शन में जय बहुत बोली जाती है। तो जा हम लोगों के लिए बहुत जरूरत की चीज है। सभी 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 लोग अपने इष्ट देव के प्रति जय जयकारा करते हैं। जिसके जो भी इष्ट देव हैं उसकी जय बोलते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि सबकी जय के पहले खुद की जय करें। ये हमारे जैन दर्शन का मूलभूत सिद्धांत है कि जय तो सबकी बोलो, पर खुद की अपनी आत्म विजय भी करो, आत्म जय भी करो। आगे का हमारा अक्षर है झा, जो झंडा के लिए आता है। तो ये झा जो है पड़ी पाई खींचेंगे और इनके बाजू से एक मध्य में रेखा ले जाएंगे, पड़ी रेखा, और वो फिर ऊर्ध्व कर देंगे, है ना, ऊंचाई पर कर देंगे। और ऊपर की जो पड़ी पाई रेखा उससे रेखा के बिल्कुल समांतर करेंगे, समांतर कर देंगे। तो ये हमारा झा, आज जो झा लिखते हैं हम लोग, वो झा का ये प्रतीक उसमें है। ये ब्राह्मी लिपि का झा है। कभी आपने देखा होगा, कभी आप अपने पूर्व बने क्या कहते भूत में जाइए, जो हम लोग पहले लिखने वाले थे 55 वाले, तो निश्चित ही समझ लेंगे कि हम लोग उस तरह का भी एक झा लिखा करते कि भा बना के, और उसके बाजू में एक लेख झा लिखा करते थे। तो उस झा में हम लोग सबको ध्यान आएगा, ये इस तरह का एक ये झा भी बना करता था। अब ये हम इसको थोड़ा थोड़ा विस्मृत कर चुके हैं, परंतु हमारी पुरानी पांडुलिपियों में और पुराने हस्तलेखों में और हम लोगों ने स्वयं जब सीखा है, तो झा पहले ऐसे ही सीखा था। तो इसका जो भाग है इधर वाला, जो नीचे इसमें जो हम लोगों ने एक राउंड लिया है, यही इसी का प्रतीक समझ लो कि ये जो झा है ब्राह्मी में, ये ऊपर की तरफ है और वही रूप इसका आया है। तो ये झा झंडे का, झंडे से इसको ज्यादा जाना जाता है, और भी कई शब्द बन सकते हैं। तो हमारे ब्राह्मी का भी झंडा हमेशा ऊंचा रहे, इसके माध्यम से ये हम लोग संदेश लेना चाहते हैं, देना चाहते हैं कि हम ब्राह्मी को भी इस तरह से अपना आत्मसात करें कि जैसे ब्राह्मी ने किया था, और हम ब्राह्मी का झंडा भी वो हमेशा ऊंचाइयों पर ले जाए, हमेशा परचम इसका लहराता रहे आगे, और सब लोग इसी तरह खुशी से सीखते रहें और जानते समझते रहें। तो हम लोग निश्चित ही ब्राह्मी को भी अब फिर से वापस जन जन की लिपि बना सकते हैं और उसकी जय कर सकते हैं। आगे भी हम लोग झा के आगे हम लोगों का एक अक्षर आएगा, इया शब्द आएगा। तो इया शब्द में पहले खड़ी पाई खींचेंगे हम लोग, और वापस नीचे की तरफ मध्य बिंदु से लेकर नीचे की तरफ उसको उतार देंगे, समांतर से नीचे की जो रेखा है बिंदु उसके समांतर से उतार देंगे। और ऊपर की सिरो रेखा से ज्यादा लाइन खींच गई है, परंतु ये लाइन थोड़ी सी बहुत कम रहेगी, ऊपर जो है बहुत कम, थोड़ी सी, बस बस थोड़ी सी। तो ये हमारा इया, इया जो व्यंजन है
वो हमारा ये ब्राह्मी लिपि का है। और हम जो लिख रहे हैं अभी, जो समझ रहे हैं सब लोग, ये देवनागरी लिपि का है। तो ये यहाँ शब्द है। अभी जो विकास क्रम की कोई हम चार्ट दिखाएंगे तो उसमें ये आपको समझ में आएगा कि वो किस तरह से बढ़ते बढ़ते इस तरह से बना, अनेक शिलालेखों के माध्यम से उसकी विकास यात्रा रही। देख रहे हैं इसमें आप, ये तरह ज का तो आप देख ही रहे हैं, इसमें नीचे है और भी इसमें यदि हो सकता है तो आपको दिखाया जाएगा। परंतु ये अभी यदि हम एक एक अक्षर को इस तरह से और विकास क्रम में ले जाएंगे तो समय भी लगेगा। और फिर हमारा पूरे जो हम लोग चाह रहे हैं कि कुछ पूरा जिस तरह से हो जाए, तो उसके लिए भी हमको फिर अधूरा छोड़ना पड़ेगा। आप चार्ट में एक बार देख सकते हैं कि इस तरह से हमारा जो इया है सबसे नीचे है, और ये तो क वर्ग आ गया। चा वर्ग जो था, जो देखो झा के बाद जो इया आया है नीचे आप देख रहे होंगे, तो ये आगे देखो गुजराती में, गुरुमुखी में, असमिया, उड़िया, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, सबका एक बार एक नजर से आप लोग देख सकते हैं कि इस तरह का विकास कैसे हुआ इसमें। आप जगह जगह स्थानीय रूप से किस तरह से इसको जगह मिली। और ये जो अभी वापस दूसरा विकास यात्रा देख रहे हैं कि प्राकृत लेखों में, प्राकृत लेखों में अक्सर पाया गया, पर संस्कृत के लेखों में संयुक्त अक्षरों में मिलता है, क्योंकि संस्कृत मिश्रित भी प्राकृत लेख अशोक के पाए गए हैं बाद में। तो संस्कृत के लेखों में संयुक्त अक्षरों में मिलता है। और मेवाड़ गुहिल राजा अपराजित के लेखों में मिलता है, और कुमार गुप्त के मंदसौर के लेख में मिलता है। ये हमको ऐसा चार्ट से समझ में आता है, मतलब बताया गया है। हालांकि हम लोग देखने नहीं गए पर इससे हमारी जानकारी बढ़ती है। ये हस्तलेखों की वर्णमाला है। जैसे हस्तलेख मतलब पांडुलिपि है। पांडुलिपियां ने ब्राह्मी नहीं, पर ब्राह्मी से आते आते हमारी जो पांडुलिपियां प्राचीन लिखी गई हैं, हस्त हाथ से जिसको लिखा गया है, बहुत बड़े 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 शास्त्र लिखे गए हैं, उनकी प्रतिलिपियां करके जगह जगह भेजी गई हैं। देख सकते हैं हम लोग कि जैसे चकार जो देखा था वो हम लोग कैसे हस्तलिखी में देख सकते हैं। जैसे इस तरह के आप जब पांडुलिपियां पढ़ते हैं तो पांडुलिपि में भी हमको ब्राह्मी लिपि, वो जो ब्राह्मी लिपि समझा रहता है उसको पांडुलिपियों में बहुत जल्दी सहजी जल्दी अक्षर पकड़ में आते हैं, क्योंकि पांडुलिपियों के कहने को वो हस्तलेख है पर वो उसको पढ़ना भी आसान नहीं होता है। और आप इसमें समझ सकते हैं कि झ और ये या और ज किस तरह से बीच बीच में किस तरह से मिलता रहा है। और बाद में वो देवनागरी लिपि में आ गया है। हस्तलिखित शास्त्र भंडार हमारे यहाँ, हम लोग बहुत धनी है विरासत के। हमारे अजमेर में, राजस्थान में, अहमदाबाद में और भी पूना में, सब जगह इतने इतने शास्त्र भंडार हैं कि हम लोग उन शास्त्र भंडारों की पूजा तो कर सकते हैं, अर्घ्य तो चढ़ा सकते हैं, परंतु कभी कभी उनको देखना, स्रोत पंचमी के दिन उनकी पूजा करते हैं, अर्घ्य चढ़ाते हैं, उनका वेस्टर्न बदलते हैं, परंतु उसके अंदर विषय क्या है, उसमें ज्ञान कितना भरा है, वो प्रकाश की प्रकाशन की प्रतीक्षा में है। तो उनको प्रकाशन की प्रतीक्षा में यदि वो है तो उनके प्रति हम लोग पहले उनको पढ़ना पड़ेगा, फिर उनको कॉपी करनी पड़ेगी, लिखना पड़ेगा, फिर वो प्रेस में जाएंगे, फिर उनका संपादन होगा, बहुत उसका प्रोसेस है। परंतु यदि हमारी जिज्ञासा उसमें होती है तो हम उस ज्ञान भंडार को बराबर देख सकते हैं। हस्त लिखित जो शास्त्र हैं, और देखना भी चाहिए, और इससे और हम लोगों का ध्यान भी जाना चाहिए। नहीं तो कितने ही शास्त्र इतने ऐसे हैं कि जो हमारे के विदेश लोग ले गए, कितने ही शास्त्र ऐसे हैं जो दीमक के हवाले हो गए, कितने ही शास्त्र ऐसे हैं जिनके मतलब क्षरण की ओर हो गए। तो एक अक्षर भी यदि शास्त्र का यदि विलुप्त हो जाता है तो बहुत मुश्किल होती है उसको जानने के लिए कि आखिर इसमें क्या था, ये कौन सा शब्द बन रहा था। तो संपादन जो करते हैं वो परिश्रम वही लोग जानते हैं।
तो हस्तलिखित के माध्यम से भी ब्राह्मी का जानना बहुत जरूरी है। आगे हम लोग चलेंगे ट वर्ग पर। ट वर्ग का मतलब है कि हम लोग वर्तुल एक अर्ध अर्ध चक्र बनाएंगे और बस मात्र इतना ही बनाना है और ये हमारा ट वर्ग है। ट वर्ग मतलब ट व्यंजन है, तो ट व्यंजन में सब देख सकते हैं कि आज हम लोग जो ट लिख रहे हैं उसमें कितना अंतर है इसमें और इसमें। एक सिरोरेखा हम लोगों ने खींची है और एक सिरोरेखा को पकड़ने के लिए थोड़ी सी बीच में एक पाई हल्की सी कर दी है उसको। एक बार तो समझ रहे हैं कि आप देखो ये ट बन गया। आज देवनागरी का लिपि का ट बन गया और जो पहला था वो ट है। तो हमको बहुत जल्दी समझ में आ जाएगा यदि हम आपको और ट लिख के बताएं और कहें इसी को हम ब्राह्मी लिपि का कर देते हैं, तो ऊपर की सिरोरेखा आप अलग कर देंगे और जो छोटी सी पाई उसको जोड़ने के लिए की है वो उसको अलग कर देंगे तो ब्राह्मी हो जाएगी, और उसी को जोड़ देंगे तो हमारी देवनागरी लिपि हो जाएगी। तो हमारे पूर्वजों ने कितनी ब्राह्मी कितनी मतलब इतनी सुवैज्ञानिक दी है कि हमको कुछ आगे करना ही नहीं पड़ा ज्यादातर। तो इस तरह से हमारा ये व्यंजन है सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बनाने में भी कोई बड़ी बात नहीं है, वही बनाते हैं, आज भी हम वही बनाते हैं, बस सिरों रेखा लगाते हैं और थोड़ी सी उसमें पाई रखते हैं जोड़ने। अब ट वर्ग के बाद ठा ठा लिखेंगे हम लोग। देखिए ये हम लोगों का ये पूरा एक जो कहना चाहिए सूर्य चंद्रमा जिस तरह से होते हैं या हम जिसको पूरा संपूर्ण व्रत कहते हैं वो हमारा ठा है। वही था बिल्कुल सेम बिल्कुल टो की तरह, मतलब टो की तरह ही हमारा उसमें हमने उसमें एक पाई खींची छोटी सी उपसरो रेखा से जोड़ने के लिए, और कुछ नहीं कर पाए हम लोग आज तक उसको। बस हमको वैसा ही रहा, वैसा ही मतलब हमको मिला है और वैसा ही अभी तक हम उसको कुछ कर नहीं पाए क्योंकि वो उतना ही वैज्ञानिक था, उसमें हम बदल भी नहीं सकते थे। आज भी वही था हमको पास में है। तो राउंड पूरा हमने गोलाकार किया और बस गोलाकार आज ब्राह्मी का हो गया, और जो हमने सिरोरेखा लगाई उसमें थोड़ा जोड़ने के लिए पाई खींची तो वो ठ बन गया। तो इस तरह से हम लोग ठ का जो वर्ण है ये समझ रहे होंगे। तो ट के भी और ठ का भी एकदम से मतलब विकास का कोई क्रम ज्यादा हो नहीं पाया। तो आगे बढ़े हम लोग। ढ के बाद ढ डमरू। ड डमरू, डमरू अक्सर कहते हैं बच्चों को जब सिखाते हैं तो ड से डमरू बना कहते हैं। तो देखिए डमरू ये इस तरह का जो बनाए हैं देखे हैं कि पहले हम लोग पड़ी रेखा खींचे और उसके दोनों सिरों के से एक को नीचे की तरफ ले गए एक को ऊपर की तरफ ले गए, तो हमारा ये ब्राह्मी का ड बन गया। और आज हम लोग जो ड लिखते हैं वो आप देख ही रहे हैं और समझ ही रहे हैं और जान ही रहे हैं। तो यही ड हम लोग जब राउंड में लिखने लगते हैं ना, जब लेखनी हमारी चलती है और काल क्रम अनुसार आगे आगे बढ़ते हैं तो निरंतरता में, जैसे कि अभी ज बताया था आपको कि वो राउंड में आने लगता, तो उसी तरह हम लोग का ये करते करते हम आज जो डा लिखने लगे वो डा लिखने लगे और ये हमारा ब्राह्मी लिपि का डा है। तो एक सीढ़ी की तरह है, ये दिख रहा होगा जैसे कि सीढ़ी जाती है उस तरह का एक सीढ़ी की तरह है ये। इस ड को याद रखने के लिए आप सीढ़ी याद रख सकते हैं। तो ड ट ठ ड ढ। अब हमारा एक अक्षर आएगा ढ। अब इसको हम क्या कहें, यही हमको आज की देवनागरी लिपि में भी लिखना है और यही हमारा ब्राह्मी लिपि में भी लिखा मिला है। तो ये ढ जो है कहा जाता है कि इसमें तो ट में और ठ में तब भी आपने थोड़ी सी वो देखा
कि शिरोरेखा तो कर लगाई है कि ब्राह्मी में शिरोरेखा नहीं होती तो हम हमारी देवनागरी लिपि में शिरोरेखा होती है तो वो तो लगाई ही है, परंतु ढ में कोई अंतर नहीं आया। इसके लिए कभी कभी ऐसे कहते हैं कि एक दृष्टांत के माध्यम से कि कभी के दो जो मित्र होते थे, कभी साथ में पढ़ा करते थे और खूब कई सालों तक एक साथ पढ़े, परंतु जब शिक्षा पूरी हो गई तो सब अपने अपने जिसका जो भी आगे आजीविका बनी, जो भी कोई डॉक्टर बन गया, कोई इंजीनियर बन गया या जो भी कोई बिजनेसमैन बन गया, तो वो अवस्था में जब चले गए वो लोग, आज तो खैर मिलने, आज तो समय ऐसा है कि मिलना भी, वीडियो कॉल भी, ये सब होता रहता है, परंतु पहले के जमाने में लोग चले जाते थे इधर उधर गुरुकुल में पढ़ के, तो 20 साल तक यदि नहीं मिलते थे तो मित्र आपस में जब कभी मिल जाते थे तो वो जो बचपन की लोग की यादें होती थी, तो मित्रों में कभी किसी से कुछ छुपा नहीं रहता है, तो एक साथ जो रूम में से शेयर करके बच्चे रहते थे तो एक दूसरे की आदतें, उसका व्यक्तित्व सब पहले से पता रहता था, तो एक दूसरे को चिढ़ाते भी, तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो। बाद में जब 20 साल बाद मिलते थे तो उन लोगों के एक मुहावरा निकलता था, कभी सुना होगा आप लोगों ने भी, कि तुम ढ के ढाई रहे। मित्र जब आपस में 20 साल बाद मिले और उसका यदि व्यक्तित्व वैसा ही रहा तो बोले अरे तुम कुछ भी बन गए परंतु ढ के ढाई रहे। अने कहने में ये एक प्रकार से एक कहावत में आ गया कि जो ढ हम लोग ब्राह्मी लिपि में जो हमको दिया गया था वो ढ आज भी जस का तस है। उस तो उस तरह से जो ढ ज्यों का त्यों है, तो ढ भी हम लोग देख ही रहे हैं। ढक्कन, अक्सर इसको ढक्कन के रूप में हम लोग कहते हैं, और भी जो शब्द आप लोग बना सकते हैं, तो ढक्कन का ढ ये है। और हम लोग आगे बढ़ेंगे अब। ये जो ण, ये हम जैनियों का बहुत प्रिय अक्षर है, वर्ण है। कड़ी पाई खींचे और दोनों सिरों पर पड़ी रेखा खींची गई, बराबर से समांतर से। पहले खड़ी पाई खींची और नीचे के सिरे से पड़ी रेखा खींच दी, ऊपर के सिरे पर पड़ी रेखा खींच दी, तो ये हमारे ड़। तो हमारा तो महामंत्र णमोकार मंत्र में कितने ण आए हैं आप सबको मालूम है कि इससे ही शुरू होता है और इसी पर समापन होता है, और हर पद का समापन इसी अड़म पर होता है, और ड़ से ही हमारी शुरुआत होती है मंत्र की। और हमारे मंत्र को णमोकार मंत्र भी कहा जाता है, णमोकार मंत्र ही कहा जाता है, महामंत्र भी कहा जाता है, नमोकार भी कहा जाता है। तो ये हम, और आप कभी जितनी भी हमारी भाषाएं हैं, प्राकृत भाषाएं, जो भी प्राकृत भाषाओं की जो भी विभेद है, भेद प्रभेद हैं, उन सब में भी ण की बहुत से ज्यादा जरूरत पड़ती है। यदि आपने द्रव्य संग्रह पढ़ा हो तो उसमें भी हर गाथा में द्रव्य संग्रह क्या, कोई भी प्रवचन सार, नियम सार और भी जो भी हमारे आगम है उनमें पण तो ण का बहुतायत से प्रयोग होता है। यानी बहुतायत कहना चाहिए तो समझ लीजिए कि 100 में तो 80% तो रहता ही रहता है। एक गाथा में कम से कम 6 आ जाएंगे, कभी ज्यादा भी आ जाएंगे, कभी कम भी आ जाएंगे। तो इस तरह से जो रा शब्द है हम जैनियों का बहुत प्रिय है, इसको हमको जाने समझे रहना चाहिए। और इसकी भी एक विकास यात्रा है, वो चार्ट में बनी हुई है, तो उसमें आप देख सकते हैं और दिखाएंगे आगे। परंतु अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये णमोकार मंत्र कड़ा है, सबको पता है और बिल्कुल सरल है। आगे आप देख सकते हैं, दिखा है कि ये देखो ण ट ठ ड ढ ण। देखिए ट का आप ऊपर विकास देख लीजिए। ये जो विकास मतलब इसमें गुरुमुखी, असमिया, उड़िया भाषाओं के हिसाब से दिया है, लेखों के हिसाब से नहीं दिया है। और ये नीचे जो ण भी आया है वो भी भाषाओं के हिसाब से दिया है कि गुजराती में कैसे बनता है, गुरुमुखी में कैसे, असमिया में कैसे, उड़िया में कैसे, कन्नड़, तेलुगु, मलयालम, तमिल, सब भाषाओं में बताया गया है। ये भाषाओं के हिसाब से बताया गया कि ण किस तरह से बनता है। अब शोर सैनी प्राकृत
को भी में बहुत 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 से इसका प्रयोग होता है हर गाथा में। ड़ा आए बिना तो गाथा तो पूरी हो ही नहीं सकती। ड़ा आएगा न कई तो मतलब कोई गाथा का मतलब ही नहीं रहेगा यदि ड़ा अक्षर नहीं आएगा तो। कुछ भी कोई भी गाथा आप पढ़ लीजिए, आप में उसमें कई 1 से 2 3 इतने ड़ा तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अब देखिए ये भी आपने जो देखा इस तरह से ट अभी हम पिछले जो बता पाए हैं आपको ट, तो टा का ये विकास आप देख सकते हैं। वो तो हमने आपको बहुत सरल तरीके से बता दिया था, परंतु इसमें जो बीच बीच में जो जिस तरह से वो बनता गया है, तो उसका जो रूप है वो सामने है आपके। उसी तरह ठ का रूप भी वही आपके सामने है, देख लीजिए आप किस तरह से उसका विकास होता गया और अंत में वही हम जो बताए थे कि आज का देवनागरी लिपि का ठ बन गया। और ड का भी आप देख सकते हैं कि जो सीढ़ी की तरह बताए थे वो ड किस तरह से वर्तुलाकार रूप में आ गया और इस तरह से बनते बनते हमारे पास तक ड का रूप आ गया। अब ढा देख लीजिए, ढा ये लेखों के हिसाब से दिया गया है आपको कि लेखों में ढा का कहीं कहीं रूप परिवर्तन हुआ, परंतु हमारे पास आते आते वो ढा वही ढा है जो पहले था। देख लीजिए ब्राह्मी का जो ढा है वही ढा देवनागरी लिपि के रूप में हमारे पास है। अब उड़ा के बारे में हमने बहुत बोल ही दिया है, अब समझ ही रहे हैं। उड़ा को कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि हमारे महामंत्र का अक्षर है। अब आगे हम बढ़ेंगे अगले त वर्ग की तरफ। तो ये त वर्ग है। देखिए इसमें कई तरह के ता मतलब प्रयोग हुए हैं, उसका विकास हुआ है, परंतु जो ता कभी कभी ऐसे भी लिखते हैं कि एक तरफ से ता इस तरह से भी लिखते हैं, और कभी जो अभी पहले बनाया गया था कि इस तरह से भी त लिखा गया है शिलालेखों में। और यही विकास क्रम इसका रहा कि हम लोग ये जो खड़ी पाई खींचे और वापस जो तिरछी पाई गई है उसको थोड़ा सीधा करके गुलाई में कर दिए, तो आज का हमारा त बन गया। समझ रहे होंगे सब लोग कि जो तिरछी रेखा गई है उसको हमने थोड़ा गोल आकार देके नीचे की तरफ कर दिए तो वो ता बन गया। और इस तरह से तावी पाया गया है। और भी थोड़ा बीच बीच में रूप हल्का हल्का बदलते बदलते आज का त हमारे पास इस तरह के आ गया। त के बाद हम लोग पढ़ेंगे थ। थ में भी हमको पहले जो वो ये जो गोलाकार है ये थ है, ये इसके बीच में जो बिंदी रख देंगे तो ये हमारा थ बन जाएगा, जबकि हमारा ये ठ था पहले। अब इसको हमको था बनाना है तो बीच में इसमें एक बिंदु दे देंगे और वृत्त दे देंगे छोटा सा, तो हमारा ये थ बन जाएगा। तो आप लोग अभी भी देख सकते हैं कि हमने जो देवनागरी लिपि का था बनाया है, तो जो ऊपर जो हमने शुरुआत की है तो दिखाओ वो शुरू, ये था ऊपर गोल जो बना था इधर। हाँ, ये जो हमने शुरुआत की है ये इसके मूल में यही है। कभी कभी देखा होगा इसके बीच में छोटी सी बिंदी भी रहती है, और यही था को हमने विकास क्रम में इस तरह से था बना लिया, जबकि ब्राह्मी लिपि का था इस तरह से था जो ऊपर इसका रूप है इतना सा। ये था वर्ग था वर्ण हो गया। तो ट ठ ढ पढ़ा हमने रहा था, अभी त वर्ग पढ़ रहे हैं हम लोग। तो ता को भी आप लोगों ने देखा और था को भी देखा, परंतु था के बाद हमको चाहिए अब द। अब देखिए द वर्ण बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि जेम्स प्रिंसप ने सबसे पहले शिलालेखों की छापें तरह तरह की मंगा करके सबसे पहला जो अक्षर को समझा वो द अक्षर समझा। क्योंकि हमारे समाज में अक्सर दान के अभिलेख बहुत पाए गए, क्योंकि दान बहुत दिया जाता था और प्रशस्ति लिखी जाती थी, तो जिसने दान दिया उनका नाम और दान का सब विषय होता था। तो द शब्द उनको बार बार मिल रहा था और बहुत मुश्किल से पहचाना गया। आज तो हम खाली हमको बता दिया जाता है कि ये द शब्द है,
परंतु उन्होंने कैसे उसको तय किया कि ये द शब्द है, तो ये द मतलब बहुत ही महत्वपूर्ण, जबकि हमने आप लोगों को अभी आग पाए इस पर। हम जब पढ़ रहे थे तो हमारे जो गुरु जी थे अनंत जोशी जी, उन्होंने केवल पहले द की ही आराधना करवाई थी हम लोगों से कि देखो ये द शब्द ब्राह्मी का सबसे पहला अक्षर है, कि जिसको हमारे विद्वानों ने सबसे पहले पकड़ा। शुरुआत इसी से ब्राह्मी को समझने की हुई, तो ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैन समाज बहुत दानी समाज है, सबको मालूम है, और विश्व विख्यात समाज है, भामाशाही की समाज है। तो ये द शब्द उस रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। परंतु आज जो द लिख रहे हैं हम लोग, तो वो परिवर्तन केवल इतना आया है कि एक पाई छोटी सी खींच के और बीच में जो उन्होंने गुलाई दी है बाएं की तरफ, वो चीज हमारी दाहिनी तरफ आ गई, और उसमें हमने एक गुंडी लगा के नीचे उतार दिया। तो ये हमारा आज का विकास समझ लो, कि इतना हम विकास उसमें ले पाए। और ये द शब्द हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बहुत महत्वपूर्ण अक्षर है। इसको हमें बराबर ध्यान रखना है। कभी भी कोई कहे तो ब्राह्मी में सबसे पहले कौन सा अक्षर पढ़ा गया, तो वो द अक्षर सबसे पहले पढ़ा गया, और ना अक्षर साथ में वो पढ़ा गया। तो दान शब्द सबसे पहले पढ़ा गया। ये जो खड़ी रेखा पाई खींची है, और बाजू में हम लोगों ने दाहिने तरफ गोल वृत्त अर्ध वृत्त जो लगाया है, तो ये एक प्रकार से आप लोग यदि समझ रहे होंगे, तो एक प्रकार से ये सांकेतिक अक्षर, मतलब सांकेतिक रूप में दिखाया गया है, कि इसको धा का जो रूप है वो धनुष के रूप में दिखाया गया है। ब्राह्मी में धा जो है वो धनुष के रूप में, उसको सांकेतिक रूप में बनाया गया है। जैसे हम लोग धनुष बाण समझते हैं सभी लोग, तो जो धनुष को जब खींचते हैं और इस तरह से वापस उसको ऊपर खींच लेते हैं, जब उस पर प्रत्यंछा लगाते हैं, तो उसको इस तरह से खींचते हैं कि वो इस तरह से गोल आकार में हो जाता है, तो ये धनुष का रूप है। तो धनुष के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में समझ लो या चित्रात्मक रूप में समझ लीजिए आप, जैसे भी ये धनुष के रूप में जो है वो हमारा धा अक्षर है समझने के लिए। और धा इसी तरह, हाँ, शिलालेखों में ये कभी कभी दूसरे तरह से भी पाया जाता है। जो गोल अर्धवृत्त अपन ने दाहिनी तरफ लगाया, वो कभी बाईं तरफ भी मिल जाता है। शिलालेखों में पढ़ने की वजह एक अलग होती है, क्योंकि उसमें जगह, हमने बार बार आपसे कहा कि वहाँ की चट्टान किस तरह से है, जगह कितनी तरह से, छेनी किस तरह से, शिल्पकार जो है वो किस तरह से छेनी को आकार दे रहा है, और छेनी किस तरह से कहाँ खिसक गई कभी कभी करते करते। तो इसलिए वो एक बार बना के दिखाओ इसमें, दूसरी तरफ भी उसकी जो अर्धवृत्त है वो वैसा भी पाया जाता है। ये शिलालेख की दृष्टि से आपको कह रहे हैं। तो दोनों तरफ से तो मानक रूप से, परंतु हमको आज लिखने के रूप में यही जो दाहिनी तरफ है उसको स्वीकार करना है, वही को मानक मानना है। तो ये हमारा धा हुआ। अब हम लोग बढ़ेंगे आगे। तो अब जो अभी हम दा से बात कर रहे थे, दान की बात कर रहे थे, तो ये ना शब्द जो है, ना अक्षर जो है, ये रा से थोड़ा सा बस एक सिरो रेखा ऊपर जो हम लोगों ने रगल लगाई थी, वो भर नहीं लगाना है। तो राम और ना में यही अंतर है। रा में हमने ऊपर पूरी सिरो रेखा और नीचे भी पूरी लगाई थी रेखा, पड़ी रेखा, परंतु ये ना में केवल हमको नीचे रेखा पड़ी रेखा करनी है, और बीच बिंदु से ऊपर खड़ी पाई गई है। ये हमारा ना ब्राह्मी का अक्षर है। और आप देख सकते हैं कि आज भी जो हम ना लिख रहे हैं, यदि इसकी सिरो रेखा आप अलग कर दो, एक बार करो, सिरो रेखा अलग करो, देवनागरी लिपि की सिरो रेखा अलग करो, और एक इसकी जो हमने जो डेकोरेट किया है, यदि गुंडी लगाई, इसको भी अलग करें, तो ये हमको आज के ना की जो ब्राह्मी का जो ना है, पूरा नहीं गुंडी बना, ये हमको आज जो हम ब्राह्मी में लिखते आए हैं ना, वो उसी का रूप दिखाई दे रहा है।
और पूरा ना हमने इस तरह से कर लिया, ऊपर सिरो रेखा लगा दी, तो ये ना हो गया। और ना में आप लोग बराबर अंतर समझ लीजिए कि अभी हम पहले कह चुके हैं, जो कि पूरा नीचे एक पाई रेखा खींचनी है, आड़ी रेखा, और ऊपर सिरो रेखा पे पूरी खड़ी रेखा पाई रेखा खींचनी है, यानी तो ण बनेगा। और ना, एक बार ण और ना लिख के दिखाओ तो थोड़ा समझ में आएगा। एक बार ण लिख दो और ना लिख दो। थोड़ा विशेष अंतर नहीं, पर अंतर है, और उससे शब्द अलग अलग बनता है। ये ण है और ये ना है, ये विशेष आप लोग समझ लीजिए इसमें। तो ना शब्द हो गया हमारा। अब हम लोग ये पूरी त था द धना हो गया, त वर्ग हो गया, कंप्लीट हो गया। अब हम बढ़ सकते हैं आगे प वर्ग की तरफ। प वर्ग में भी क्या है, ब्राह्मी लिपि की एक विशेषता है कि कहीं इसमें चित्रात्मक, कभी प्रतीकात्मक, और कहीं क्या कहना चाहिए, अर्ध शब्द हम लोग आज भी जो यूज करते हैं, कभी कभी आधा शब्द जो लिखना पड़ता है, उस तरह के जो शब्द हैं वो भी मिलते हैं, और उन्हीं को ब्राह्मी लिपि के रूप में स्वीकार किया गया है। जैसे प लिखेंगे, तो जैसे आधा पा हम लोग लिखते हैं, आधा पा जो लिखते हैं, उस रूप में हमारा वो ब्राह्मी का प अक्षर है। लिखे, खड़ी पाई खींचेंगे और वापस गोल में आधा सा ले जाएंगे, थोड़ा आधा ले जाएंगे ऊपर तक, थोड़ा पास में करो इसको, एकदम इतना बड़ा, मतलब इतनी दूरी पर नहीं, थोड़ा पौ की तरह लगे। हाँ, बस इतना ही। इतना जो हम करेंगे, ये समझ लीजिए, आपको भी समझ में आ रहा होगा कि यदि आज हमको अप्पा लिखना है, अप्पा आत्मा का जो शब्द है, तो हम लोग आधा पा क्या करेंगे, ऐसे ही बनाएंगे। पूरे पा के पहले आधा पा बनाते हैं, परंतु जो आधा पा हम लोग आज कह रहे हैं, वो हमारी ब्राह्मी का पूरा पा है। एक पा शब्द पा अक्षर में ही यूज होता है। अब इसी में हम पूरी खड़ी पाई खींच देंगे इसके साथ ऊपर तक, और सिरो रेखा बना देंगे, तो हमारा आज का पा बन जाएगा। कितनी, मतलब कोई हम लोग जैसे ट ठा की तरह हमने बताया, तो कुछ भी हम लोगों ने ज्यादा नहीं कर पाए, कर इसलिए नहीं पाए कि जरूरत ही नहीं थी उतनी। उसी में हमारा पूरा संकेत पा का आ रहा था, या कोई भी अक्षर का आ रहा था, तो ये हमारा प शब्द हो गया। सबको समझ में आ गया होगा कि आधा प जो लिखेंगे वही हमारा ब्राह्मी का पूरा प है, और जो पूरा प हम लोग आज लिखने लगे हैं। अब प के बाद हमारे पास आता है फ शब्द। इसको भी प की तरह ही, और बीच में इसको राउंड लेके इसमें एक गुंडी लगा देनी है, तो ये हमारा फा, ब्राह्मी का फा हो जाएगा। इस फा की जो गुंडी लगी हुई है, कभी कभी पूरी ऊपर से छोटी सी भी लगी होती है और ऊपर ही बंद हो जाती है, ऊपर, हाँ ऐसे बंद हो जाती, कभी कभी थोड़े से खाली समझने के लिए लगी रहती है, जैसे क्या भी बनाई गई थी। और कभी वो विकास के क्रम में छोटी बड़ी होती रहती है, परंतु उसका रूप यही है कि एक राउंड लेके खड़ी पाई करके और दाहिनी तरफ राउंड लेके हम लोग उसको थोड़ा सा कर देते हैं राउंड, तो वो फा का रूप बन जाता है। अब हम लोग का समय भी हो रहा है, तो जल्दी जल्दी हम कुछ थोड़ा सा बता सकते हैं। बा बा देखिए, बा के लिए ये क्या है, एक प्रतीकात्मक भी आप समझ सकते हैं इसको। बॉक्स है, बॉक्स है तो बा है, एक तो ये आप समझ सकते हैं। दूसरे, आप इसी में जो ये चार इसमें रेखा है, दो दो समांतर रूप से इधर है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, चारों तरफ हैं जो रेखाएं हैं, उसी को हमने एक गोलाई का रूप दे दिया रनिंग में जब हम लिखते हैं, और बीच में इसमें एक रेखा खींच दी, तो ये बा हमारा बकरी का जो कहते हैं उसको हमारे सामने आया, ये बॉक्स का बा है, वो बा सामने आ गया,
और जो ये चौकोर जो मतलब था उसको हमने गोलाई में दे दिया। हम जो करने लगे वो गोलाई में देने लगे। और पहले परंतु हमारे ब्राह्मी हमको इस समय समझ नहीं है, तो ब्राह्मी जब हम लिखेंगे तो हम ये बॉक्स वाला बा ही देखेंगे उसमें। परंतु ये भी कभी कभी एकदम हम लोगों ने इसको अभी आयताकार बना लिया है और बड़े आराम से बना सकते हैं, परंतु शिलालेखों की दृष्टि से कभी थोड़ा सा आगे पीछे, थोड़ा पूरा आयताकार नहीं भी रहेगा, थोड़ा छोटा भी रहेगा, थोड़ा बड़ा भी रहेगा, उस तरह से वो मिलेगा। भा ब के बाद भ अक्षर आता है, तो भा अक्षर के लिए भी हमको ये करना है, खड़ी पाई खींचने हैं और ये बाएं तरफ हमको एक बड़ी रेखा खींचनी है और फिर उस रेखा के सिरों रेखा से उसको नीचे उतार देनी है, तो नीचे की तरफ। तो ये हमारा भा बन गया। थोड़ा ये थोड़ा ज्यादा इसको नीचे करो, इधर पहले वाली, ये नीचे वाली लाइन, हाँ थोड़ी, और इधर वाली इसकी, हाँ। तो इस तरह का जी हमारा भा शब्द बन गया है। छोटा बड़ा सब मिल सकता है पर रूप उसका यही रहेगा, क्योंकि इसमें कोई गुलाई वलाई नहीं आई, गुलाई नहीं आई है, ये ऐसा ही रहेगा। परंतु इसके बीचों बीच इसमें जो हम लोग आज भा बन रहे हैं, इसमें हमने राउंड ले लिया और कुछ नहीं, ये जो चार हमारी रेखाएं थी इसी को हम लोगों ने थोड़ा सा डेकोरेट करके आज का भा बना लिया। तो भा शब्द हो गया ये, पा फा भा भा। और अब आएंगे हम लोग मंगलाचरण का, जैसे माँ होता है। तो ये आप देख रहे हैं कि किस तरह से पहले हमने अर्ध जो गोलाकार पहले बनाया, फिर नीचे एक पूरा गोल बनाया, तो ये माँ शब्द हो गया। और इसी को कई तरह से मिलते हैं, पूरा गोल भी आता है, कभी कभी जल्दी जल्दी में जो ऐसे लिख देते हैं, यानी जिसे मतलब कभी विकास क्रम में देखिएगा तो वो इस तरह से लिखा जाता है, ये जो ऐसे भी हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, जरूर नहीं कि ऐसे ऐसे सधा हुआ है, ऐसे मतलब कई तरह से हो जाता है, ऐसे भी हो जाता है, ऐसा भी हो जाता है। तो ये हम इसलिए बता रहे हैं आपको कि हर चीज हम लोग शिलालेख की दृष्टि से भी दिखाते जा रहे हैं कि कभी इस तरह के माँ भी रूप उसका वही रहेगा, पर ये लिखते लिखने की अपेक्षा से जैसे हो जाता है इस तरह का पाया जाता है। आज के माँ में भी हम देख सकते हैं कि यदि हम सिरों रेखा अलग कर दें और बाजू वाली साइड वाली खड़ी रेखा अलग करते हैं, तो ये माँ सामने आ जाएगा ब्राह्मी का। सिरों रेखा अलग करो देवनागरी में से, और एक बाजू वाली, हाँ देखो आपको उसका रूप मिल गया। माँ हम लोग जो आज जो लिख रहे हैं उसमें भी हमने वही किया है कि एक सिरों रेखा लगाई है और एक साइड में रेखा खड़ी पाई खींच दी, तो माँ बना दिया। और जो मूल में था ब्राह्मी में वो यही था। तो हम लोग को समझ में आ गया कि हम लोग विकास कितना कुछ कर पाते हैं। हमको जरूरत से ज्यादा इस हद तक वो लिपि अच्छी दी गई है कि कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं पड़ी। वहाँ अब हम लोग आते हैं या वर्ग पर। ये यहाँ पर यदि हम विराम दें तो चलेगा, चार ज्यादा टाइम से ज्यादा आप लोगों का टाइम लेना भी नहीं मुन्नी जी, अभी शायद आई गेस व्यंजनों में 4-5 ही व्यंजन बाकी है, तो अगर कंप्लीट कर ले तो कुछ भी इनकम्प्लीट नहीं छूटे ऐसे। हो। हाँ, यस यस। ठीक है, चलते हैं। देखिए या वर्ग हम लोग कर रहे हैं, तो या जो खड़ी पाई खींची गई है और खड़ी पाई के सबसे नीचे सिरे पर एक अर्ध, थोड़ा सा अर्ध वृत्त लगाया गया है। इस तरह से ये या ब्राह्मी का बनाया गया है। और आज हम जो या बना रहे हैं वो सामने है ही, तो उसमें जो आकार हम लोगों ने या का जो हम लोग बना रहे हैं वो जो नीचे अर्ध वृत्त है उसी को थोड़ा सा डेकोरेट करके हम लोगों ने सिरों रेखा खींच दी और साइड में रेखा कर दी, तो ये या बन गया। विकास क्रम में आप सब तरफ से बाद में चार्ट आउट में देख सकते हैं कि बीच बीच में किस तरह से बनता रहा। पर आज हम ब्राह्मी और देवनागरी लिपि का कंपेयर कर रहे हैं केवल। तो इस तरह से हमारा या बन गया और र शब्द आएगा।
तो ये रा रस्सी, रस्सी की तरह ही प्रतीकात्मक रूप में र अक्षर दिया जाएगा। और इसको एक दूसरे रूप में भी हम लोग र अक्षर देते हैं, खड़ी पाई के रूप में। खड़ी पाई के रूप में भी मिलता है और रस्सी के रूप में भी मिलता है। इसको रस्सी को किस तरह से कितना मोड़ देना है ये इसका कोई निश्चित नहीं है। आप बनाइए, बस हाथ से जितना बना सके उतना बना दीजिए, जितनी जगह है उतना बना दीजिए। परंतु खड़ी पाई का जो राह है वो कहीं कहीं बाद में मिलता है, और वो मिलने से थोड़ा कंफ्यूजन होता है कि कभी कभी अक्षर के साथ मिल जाने से इसका दूसरा कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दूसरा अक्षर है। परंतु यदि रस्सी के प्रतीकात्मक रूप में र लिखा जाता है तो वो जल्दी समझ में आ जाता है कि ये र है। तो इस तरह से ये र शब्द है। और अब हम लोग चलेंगे आगे ला। ला के खड़ी पाई खींचते ही वो दाहिनी बाईं तरफ हम लोग अर्धवृत्त ले जाएंगे, और अर्धवृत्त पूरा उससे लाइन से नहीं मिलाएंगे, उसी दूसरे सिरे से, गोलाई के दूसरे सिरे से थोड़ी सी बड़ी रेखा आगे कर देंगे। तो हम लोग ला लिखते हैं तो इसी साइड में लिखते हैं। कभी खड़ी पाई बनाते हैं तो आज जो ला लिखते हैं वो हम लोग सिरोरेखा लगाने के बाद बगल में ऐसे ला ले जाते हैं, वो इसी तरफ रहता है। और शिलालेखों में भी हमेशा इसी तरह पाया जाता है, कभी इस तरह से उल्टा भी नहीं पाया जाता। जैसे कि हमने पहले अभी धनुष के ध के अर्थों में कहा था, ये अक्सर ला इसी तरह पाया जाता है। और इसी को हम लोगों ने वापस फिर राउंड देके नीचे उतार दिया तो ला का आज का जो देवनागरी का उसका आकार आते आते आ गया। अब हम चलेंगे वा। वह सब अक्षर जो है वो जो एक खड़ी पाई और उसके नीचे के जो रेखा का जो बिंदु है उस पे लेके पूरा एक गोल जो करते हैं, वृत्त जो बनाया, वो उससे हमारा आज वा बन गया। ये वा शब्द बना तो इसी वा शब्द को हमने क्या किया, इसको बाजू में ले गए, जो गोल वृत्त जो है उसको बाजू में ले गए और साइड में हमने अपनी खड़ी पाई खींच दी और सिरे रेखा लगाई। तो आज के वा में ये परिवर्तन हो गया देवनागरी लिपि में, ये ब्राह्मी लिपि का था। तो इतना ही सब लोग समझ ही रहे होंगे इस तरह से कि ये वा को ध्यान रखना है हमको कि ये इस तरह से बनेगा। अब हम लोग चलते हैं, हमारे पास 3 शा, दंत सा, तालब्य सा और मूर्धन्य सा, इस तरह से हमारे अक्षर आते हैं। तो इसमें जो ये बना है ये तालब्य सा है, ये तालब्य सा का रूप है। ब्राह्मी में एक रूप और आता है कि जो हमने जो त्रिभुज वाली रेखा खींची है ना, 2 तिरछी, तो कभी कभी जो बीचों बीच जो हमने पाई खींची है ये बाजू के इसमें रेखाओं से भी लग जाती है, जैसे कि ऐसे ऐसे इस तरह से भी पाई जाती है। जैसे देखिए हम बता रहे हैं कि इस तरह से भी पाई जाती है, इस तरह भी श पाया जाता है, और जो ये लिखा है इस तरह भी श पाया जाता है। तो ये हमारा तालब्य सा हो गया। अब हम चलेंगे मूर्धन्य सा की तरफ। तो मूर्धन्य सा आज भी हम लिखते हैं कि जो प बनाते हैं और बीच में उसमें एक लाइन खींच देते हैं, तिरछी लाइन खींच देते हैं। तो इसी तरह हमको पहले अपना प बनाना है। ब्राह्मी का प बना सकते हैं आप, ऐसे बनाओ। तो इस तरह से जो प है ये एक प बना के बीचों बीच लाइन खींचेंगे तो हमारा ये षटकोण जिसको कहते हैं हम लोग, या मूर्धन्य सा जो कहते हैं, ये हमने बना लिया। तो इसका मतलब है कि बस हमको वही प की तरह इसमें केवल एक लाइन खींचनी है और सिरोरेखा खींचनी है और साइड वाली लाइन खींची है, तो हमारा मूर्धन्य सा बन गया। देवनागरी लिपि का सा जान ही रहे हैं, और ब्राह्मी का आपको जानना है तो उसी का जो सिरोरेखा अलग कर दीजिए और पड़े ये साइड वाली रेखा अलग कर दीजिए तो वही उसका रूप आ जाएगा आपके सामने। तो इस तरह से हमारा ये श मूर्धन्य सा बन गया। अब एक सा और है जिसको हम लोग दंत सा कहते हैं।
तो वो देसी भाषा में उसको सड़क का सा भी कहते हैं, शास्त्रीय भाषा में दंत सा कहते हैं, परंतु देसी भाषा में इसको सड़क का सा कहते हैं। तो ये हम लोग एक पा की तरह इसको थोड़ा सा करेंगे, पा की तरह नहीं ले जाएंगे पूरा, थोड़ा नीचे इसकी जो राउंड ले गई हो, जो राउंड ले गए हो, ये थोड़ा सा रखना है ऐसे राउंड, इसको थोड़ा अलग करना है, थोड़ा सा इसको ऐसे करना है कि हाँ इतना बस बस, और इसको पीछे से इसमें फिर से एक राउंड थोड़ा सा नीचे लाना है, बस। ये श सड़क वाला सा है, यह दंत सा है। तो इस तरह का ये शा हमारा बन गया। तो हमारे तीनों सा इसमें आ गए, मूर्धन्य सा, दंती सा और तालव्य सा। तो हम लोगों ने क व्यंजन से लेके और ह तक, अभी एक हा और बचा है, मतलब अपन को करना है। तो हा के लिए हम लोग को क्या करना है, पड़ी बाई करके खड़ी रेखा खींच के और बाकी तरह इसको ऊपर ले जाके और बाजू में इसकी छोटी सी पड़ी रेखा खींच देना है। तो ये हमारा हा का रूप आ गया। हा तो सभी देवनागरी लिपि में सभी को मालूम है, परंतु ब्राह्मी पे ज्यादा ध्यान देंगे। तो इस जो अब जैसे हम लोग ला लिखे थे, तो ला को हम लोगों ने बाईं तरफ किया था, और जो हा है इसको दाहिनी तरफ किया, सेम उसी तरह किया परंतु दाहिनी तरफ किया। तो इसमें थोड़ा अंतर इसलिए समझे रहेंगे कि जब कभी हम लोग को प्रयोग करेंगे तो वो ध्यान में रहना पड़ेगा। तो ध्यान में इस तरह से भी रख सकते हैं कि ला हम इसी तरफ बनाते हैं, और हा का जो रूप है वो इस तरफ ही आता है, दाहिनी तरफ ही आता है, इसलिए भी ध्यान में रहेगा। तो ये हमारा आखिरी जो है वो व्यंजन हुआ। और हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से जो आप लोगों ने देखा और सीखा है, जो का शब्द से व्यंजन से कल शुरू हुए थे, तो आज च वर्ग से लेके हम लोगों ने नीचे या वर्ग तक, और जो हमारे तीनों सा है उसको भी और हा को भी इस तरह से समझा, ब्राह्मी के रूप में भी और देवनागरी लिपि को समझाते हुए भी समझा, विकास यात्रा में भी समझा। इस तरह से ब्राह्मी लिपि समझना कठिन था, परंतु हमने इसको बहुत ही एक सहज और सरल सामान्य तरीके से समझने की कोशिश की और आपको भी समझाने की कोशिश की, क्योंकि ये पहले ही हम बता चुके कि लोगों की कितनी मेहनत इसमें पड़ी और कैसे समझे लोगों ने, कैसे इसको किया, बताया, हम लोगों तक पहुंचाई। तो हमने भी सोचा हम आप सभी तक पहुंचाने के लिए इसका तरीका और सरल से सरलतम करें और अपनी सरल सहज भाषा में इसको बताया जाए। तो कठिन इसलिए भी कि इससे मुझे पढ़ने लिखने और समझने लिखने में अनेक वर्क साफ करने पड़े हमको। हमने बहुत वर्क साफ किए, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं काशी में, काशी तो वैसे भी सर्व विद्याओं की राजधानी है। तो यहाँ पर ज्ञान प्रवाह बहुत बड़ी एक संस्था, वहाँ पर संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय में वर्कशॉप किया, और भी अन्य अन्य जगह जाके वर्कशॉप किए, तब जाके हमने खुद इसको इस तरह से सोचा कि पहले हमको समझने में इतनी कठिनाई होती, परंतु इसको हम किस तरह की से समझे कि जब हमने खुद वर्कशॉप सिखाने की किए, तब हमको इससे धीरे धीरे अनुभव में आता गया कि हम इसको इस तरह आज की भाषा में या हम लोगों की बोलचाल की और घर में जो भी प्रयोग होते हैं कई चीजें उस तरह की भाषा में समझे। तो हमने कोशिश की और इसके लिए हमको भी बहुत टाइम लगा, परंतु ब्लैक बोर्ड पर समझाने का एक आनंद ही कुछ होता है। और खुद हाथ से हम उसको बना बना के जब अक्षर बताते थे तो लोगों को समझ में बहुत जल्दी आता था। आज तो हम लोग ये नए मॉडर्न तरीके का इतनी दूर बैठ के आप सब लोग एक साथ देख रहे हैं, ये भी हमें आनंद की बात ही है। ये हमारा पहला प्रयोग है इस तरह का। तो ये हम निरंतर आप लोग अभ्यास यदि जारी रखेंगे तो इन अक्षरों को समझे रहेंगे और याद भी रखेंगे इस तरह से, तो लिखने की कोशिश भी करेंगे। हमने अभ्यास करते करते ये कम समय में इसको बहुत कम, मतलब ये कम समय तो क्या कहना चाहिए, बहुत ही कम समय में समझ लो आपको बता दिया। इसके लिए हम लोग कम से कम 15 दिन तो एक शिविर लगाते ही हैं, कार्यशाला करते हैं, वर्कशॉप, तब जाके कहीं जाके हम इतना बताते हैं सबको। परंतु हमने भले ही अब इस पर और पुस्तकें भी आ गई हैं और आप लोगों तक भी पहुंची होंगी,
आप लोग पढ़िएगा। और परंतु जब तक पुस्तकों से कोई भले हमने मान लो हमें उर्दू सीखनी है, कोई कितना ही हमको उसकी प्रवेशिका दी जाए, किताब दी जाए, वो ठीक है, हम भावनात्मक रूप से उसको खरीद लेंगे, रख लेंगे, पर उसको जब तक अभ्यास नहीं करेंगे, तो कोई इसको सिखाने वाला नहीं होगा, बताने वाला नहीं होगा। ऐसे तो मेडिकल स्टोर पे जिस तरह से बहुत दवाइयां बिकती हैं, परंतु ये हम लोग जब तक जानकारी नहीं रखते उस बात की, डॉक्टर के बिना उसको हम ले नहीं सकते, खा नहीं सकते। उसी तरह एक गुरुकुल से समझे बिना कोई विद्या आगे नहीं बढ़ती है। तो जब गुरु के सानिध्य में कुछ सीख लिया जाता है, तो फिर वापिस अपना अभ्यास जारी रखने से वो विद्या आगे बढ़ती है। तो इस तरह से हम आगे बढ़ेंगे। और हमको बहुत अच्छा लगा, खासकर शिलालेख के माध्यम, शिलालेख के लिए ही हमने ये वर्कशॉप का किया था, क्योंकि प्राकृत सभी लोग पढ़ रहे थे और उसमें बहुत शिलालेख भी आए हैं। तो शिलालेख को समझने के लिए और जानने के लिए, क्योंकि शिलालेख ब्राह्मी में होते हैं, तो उस वजह से हमने ये 2-3 दिन का क्या कहना चाहिए इसको, कार्यशाला की, जो भी कहें आप, एक परिचय के रूप में की। इसके लिए टाइम चाहिए, और आप फिर कभी आप लोग याद करेंगे तो जरूर आगे बहुत कुछ बताया जा सकेगा, और इसमें आप लोग परफेक्ट हो सकते हैं। और सबको हमको ये बात कहनी है कि क्या है कि हम लोग की बहुत पुरातात्विक सामग्री है, शिलालेखों के माध्यम से हो, चाहे मूर्तियों के माध्यम से हो, चाहे मूर्तियों पर जो प्रशस्ति मिलती है। हमारी समाज में थोड़ा सा मतलब एक कम उंगलियों पे गिनने वाले लोग ऐसे हैं कि जो इस बात को जानते हैं कि ये एक मूर्ति कब की है, किस समय की है, कहाँ से मिली है, किस तरह की प्रशस्ति लिखी है, उसके लेखों को पढ़ने की जरूरत पड़ती है। कहीं शिलालेख मिलते हैं तो हम उसको पढ़ नहीं सकते, समझ नहीं सकते, तो दूसरे लोग जो इसमें पुरातत्व विज्ञ हैं, वो दूसरे लोग ही हमको बताते हैं ये आपकी है, और चाहे तो ये भी कह दें आपकी नहीं है, ये चीज आपकी मूर्ति नहीं है। यदि कोई विशेष चिन्ह है और सब है तो वो हम समझ लेते हैं, परंतु उनको जब भी कहना पड़ता है आपकी है कि जब वो किसी अकाट हो बात है, और कोई ऐसी चीज आ जाए कि नग्न दिगंबर मूर्ति है या इस तरह से है। परंतु कभी कभी हमारी बहुत ही विरासत इसी तरह लुप्त होती जा रही है कि हम लोग खुद नहीं जान रहे हैं उसको, हम दूसरों के भरोसे हैं कि वो हमें बताएगा कि ये आपकी है तो हम मानेंगे, वो बताएंगे कि हमारे लिए नहीं है तो हम नहीं मानेंगे। कि इसलिए कि हम वो ब्राह्मी को नहीं समझते, उस लेखों की भाषा को नहीं समझते, और समझना भी नहीं चाहते। इस तरह से हम चाहते हैं कि इस तरह से जितने भी लोग जुड़े हैं, उसमें से कोई भी इसमें आगे आना चाहे, या अपने बच्चों को इस तरह से इस कल्चर के क्षेत्र में आगे पढ़ाना चाहे, वो पढ़ाना भी चाहिए। कि कभी कभी इस क्षेत्र में हमारे, अभी पिछले बार कई बार ये क्वेश्चन भी आया था कि हमारे जैन विद्वान इसमें नहीं है क्या है, इस तरह से होते हैं, बहुत कम होते हैं, हमारा कहने का मतलब ये है। और ये इस तरह से होना चाहिए हमारा ये आज का आप सबके लिए विशेष एक क्या कहना चाहिए, एक प्रकार से हमारी तरफ से आपसे विनय है कि इस ओर भी हमारी समाज ध्यान दे, तो ताकि हम अपने जो भी प्राचीन हमारा समृद्ध विरासत है उसको हम समझ सकें, विलुप्त न होने पाए, और उस स्वर्णिम अतीत को ही देखकर हमारा सबका, हम सभी का माथा गर्व से उन्नत होता है। तो यही बात को लेके हम अपनी बात समाप्त करते हैं। अच्छा, बीच में यदि कोई बात हम समझा पाए, इतनी समझ में आई, और नहीं समझा पाए तो आप खुद समझ लीजिएगा। इस तरह से हमारे जो रमेश शाह भाई हैं, उन्होंने ये हमको मौका दिया, ये हमको बहुत आनंद की बात है, उनके प्रति बहुत बहुत कृतज्ञता, आभार है, और बहुत रमो जड़ानम है। और नील भाई साहब ने जो इतना सुंदर संचालन किया और इस तरह से लोगों को जोड़े रखा, उनके लिए भी बहुत बहुत कृतज्ञता है, आभार है, अभिनंदन है। और हमारे जितने लोग जुड़े, उनसे हम लोगों का इतना उत्साह वर्धन हुआ पढ़ाने में कि आनंद आया कि चलो इतने लोगों ने रुचि दिखाई इसको समझने के लिए। जो भी जितने भी लोग जहाँ जहाँ भारत के कोने कोने से जुड़े हैं, चाहे वो महिलाएं हो, विदुषी हो, हमारे भाई बंधु हो, हमारे दादा भी हो सकते हैं, चाचा भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं,
तो मतलब सब एक साथ बैठे, इसमें हमें बहुत अच्छा लगा। और हम चाहेंगे कि हम सब आप सबसे फिर कभी फिर से मिले, इसी अपनी इच्छा के साथ। आप सबको बहुत 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 नमो जिणाणम, नमस्कार, नमोस्तु, नमो जिणाणम। थैंक यू सो मच डॉक्टर मुन्नी जैन। मीन्स इतनी मजा आई ये 3 दिन के वर्कशॉप में, हमें लगा कि ये वीकेंड हमारा सफल हो गया। यानी हमने कुछ इतनी अच्छी नई जानकारियां प्राप्त की, और ब्राह्मी लिपि का आपने जिस तरह ये पूरा सेशन कंडक्ट किया, हमें स्वर व्यंजन भी समझ में आ गए, और शायद कितने सारे लोग होंगे उनके याद भी हो गए होंगे। इतनी सरल भाषा से आपने मीन्स कैसे याद रखना है, जैसे ब है तो बॉक्स के साथ आपने ये कर दिया, र है तो वो रोप के साथ कर दिया, तो वो बहुत सरल है। अभी भी वो माइंड में सब लेटर्स चल रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, और मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जैन फाउंडेशन के फाउंडर श्री रमेश भाई शाह, जिन्होंने ये पूरी जैन फाउंडेशन की सोच को एक नया रूप दिया है। और आज इतने सारे कोर्सेज जैन फाउंडेशन में लगे हुए हैं, लग रहे हैं, और इतने सारे लोग देश विदेश से जैन फाउंडेशन में जुड़े हैं। तो मैं रमेश भाई शाह को इनवाइट करना चाहूंगा कि वो अपना जो आभार है हमारे विदुषी डॉक्टर मुनि जैन के प्रति अभिव्यक्त करें, और साथ ही साथ हमारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत आभार अभिव्यक्त करें। मिस्टर रमेश कुमार शाह। रमेश भाई, आपको अनम्यूट करना पड़ेगा। थैंक यू नील भाई, और नमो जिनानम। खास करके डॉक्टर मुनि जैन को और सब मैं कह सकूंगा कि दर्शकों को, मैंने आज का क्लास अटेंड किया, और पहले दिन भी मैंने थोड़ा संबोधित किया। आज का क्लास अटेंड करके ऐसा लगता है कि एक तो मैंने मिस किया 3 दिन, बट ऐसा भी लगता है कि एक कितनी गर्व की बात है, क्योंकि काफी देशों में भाषा तो होती है बट उनकी लिपि नहीं होती है। जैसे इंडोनेशिया में देखिए, 4th लार्जेस्ट पॉपुलेशन है, उनकी भाषा जरूर है बट उनकी लोकल लिपि नहीं है, वो इंग्लिश में लिखते हैं जो भी लिखना है। अब मलेशिया में देखिए, उनकी लिपि नहीं है, बट अपने इंडिया में एक तो इतनी लिपि है और इतनी पुरानी लिपि है। मतलब कितना ज्ञान हुआ होगा, इसके लिए बहुत ही गर्व का विषय है। बट एक अनफॉर्चुनेट भी है कि उसको हम प्रिजर्व नहीं कर पा रहे हैं, उसको हम जितना इंपॉर्टेंस देना है वो नहीं दे पा रहे। मुझे इतना जरूर मालूम है कि डॉक्टर मुनि जैन जैसे हीरे जो है इसमें, और उनको हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको बाहर लाए, लोगों को जानकारी मिले, और जिनको भी रुचि है और जितने भी यंगस्टर्स इस चीज को पढ़ना चाहते हैं वो इस चीज से जुड़े। मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर यही एजुकेशन जो डॉक्टर मुनि जी ने क्लासेस ली है, अगर यही कोई हार्वर्ड के प्रोफेसर लेते या यही कोई आईवी लीग के प्रोफेसर लेते तो वो एक दूसरा फॉर्म होता। बट इंडिया और डॉक्टर मुनि जी इतने हम्बल, इतने मॉडेस्टी है, और उनके पास इतने नॉलेज रखते हुए इतने सिंपल वे में उन्होंने समझाया है कि इसका जितना भी हम अनुमोदना करें उतना कम है। मतलब हम लोग इतना ज्ञान रख के भी इतना मॉडेस्टी और ह्यूमिलिटी रखते हैं, मतलब दिस इज रियली अमेजिंग। काफी लोगों का हमारे को रिक्वेस्ट भी आया कि इस वर्कशॉप को और नंबर ऑफ डेज के लिए बढ़ाओ। हम जरूर कोशिश करेंगे। काफी लोगों का दूसरा लैंग्वेजेस में भी आया। प्राकृतिक क्लासेस इस जून तक एंड होने वाला है, जो फुलचंद जी प्रेमी ले रहे हैं। और हमारा जैन फाउंडेशन का यही एक है कि यंगस्टर्स को कैसे जुड़े और प्राचीन चीजों को कैसे हम बाहर लाए, और फिर एक बार अगेन इसको कैसे हम लोग पॉपुलर करें, ताकि लोग इससे जुड़े और इसकी परंपरा चले। ऐसा नहीं कि ये भी एक हिस्ट्री में चले जावे कि भाई हाँ एक कुछ था एक टाइम में और कोई जानता ही नहीं है। मैं सबको एक पर्सनली स्वागत करता हूँ कि आप जैन फाउंडेशन से जुड़े, और जितने भी लोगों का आप कह सकते हैं स्पीकर्स, हर एक स्पीकर से हर एक टॉक्स में आप जुड़े। आज सुबह भी जैन योग का था, बहुत ही अच्छा सेशन रहा। एंड आई विल अगेन वंस अगेन थैंक्स टू डॉक्टर मुनि जैन फॉर एक्सेप्टिंग अवर इन्विटेशन, गिविंग हर वैल्यूबल टाइम फ्रॉम वाराणसी एंड ऑन द वीकेंड्स, एंड truly lot of gratitude to her, and बहुत ही आभारी डॉक्टर मुनि जैन जी। थैंक यू सो मच फॉर द पार्टिसिपेंट,
to participate at the odd time from 4 to 5. Thank you so much. Thank you. Jai Jinendra, Namo Jinana. थैंक यू सो मच रमेश भाई। सभी को कि हमारा एक ट्रेलर था ब्राह्मी लिपि का, और ये यहीं रुकेगा नहीं। डेफिनेटली जैन फाउंडेशन अलग अलग कोर्सेज लॉन्च करते ही रहता है और करता ही रहेगा। बहुत सारे अपकमिंग पाइपलाइन के अंदर कोर्सेज हैं। तो मैं आप सबसे कहना चाहूंगा कि आप सब ब्राह्मी लिपि की ग्रुप के अंदर जुड़े रहिए। वो ग्रुप का नाम अभी फिलहाल हम जैन फाउंडेशन से चेंज कर देंगे, बट लेटर ऑन जैसे जैसे जो नए नए कोर्सेज लॉन्च हो रहे हैं उसकी पूरी जानकारी उसके अंदर आपको प्राप्त होगी, जिससे आपको जो भी विषय के अंदर रुचि है आप ज्वाइन हो सकते हो। यानी ये प्लेटफॉर्म ऐसा है कि बहुत सारे अलग अलग विषय इसके अंदर चल रहे हैं। तो किसी को भाषा के अंदर रुचि है, किसी को तत्व ज्ञान के अंदर रुचि है, किसी को इतिहास के अंदर रुचि है, तो ये सभी प्रकार के कोर्सेज जैन फाउंडेशन में चल रहे हैं। तो ये ग्रुप में बने रहिए और सब जानकारी प्राप्त करते रहिए। और यूट्यूब पे द जैन फाउंडेशन नाम की चैनल है, जिसके ऊपर सभी प्रीवियस रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल हैं। आपको ये जानते हुए बहुत आनंद होगा कि जैन टॉक्स ये जैन फाउंडेशन का ही एक वर्टिकल है, और उसने 103 टॉक्स कंप्लीट किए हैं, और उसके अंदर 140 से अधिक विभिन्न स्पीकर आए हैं जिन्होंने अलग अलग विषयों के ऊपर बात की। आप जब उन स्पीकर्स को देखोगे तो वो इतने हाई प्रोफाइल स्पीकर अलग अलग फील्ड से हैं, और उन्होंने इतने अच्छे अच्छे खुद के अनुभव शेयर किए हैं कि जिन जिन लोगों ने उन्हें सुना है उन्होंने बहुत सारे टेक अवेज उसके अंदर से लिए हैं, और उनको ऐसे लगा कि 1 घंटे की सेशन में हमने कितना सारा उनके जीवन का अनुभव प्राप्त कर लिया। तो मैं सभी से पुनः रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जैन फाउंडेशन के आप जो प्रोग्राम्स चल रहे हैं उसकी इंफॉर्मेशन रखिए और जुड़िए आपके इंटरेस्ट के हिसाब से, जिससे हम लोग ये जो जैनिज्म का ज्ञान है, हमारा जो एक ट्रेजर है, वो हम लोग जीवंत रख सके और दुनिया में जितने लोगों तक पहुंचा सके वो पहुंचा सके। देखो कोरोना का समय है और हमको ऑनलाइन एक ऐसा मीडिया मिल गया है कि कितने सारे लोगों से देशों से लोग जुड़ सकते हैं। आपको सुबह का ही एग्जांपल दूंगा। आज जैन योग का संडे को सेशन होता है सुबह 9 से 10, जिसमें एलडी इंस्टीट्यूट के फॉर्मर डायरेक्टर डॉक्टर जितेंद्र बी शाह, जिनका स्कॉलर्स में टॉप लिस्ट के अंदर उनका नाम आता है, वो जैन योग के ऊपर समाधि शतक ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे हैं, और उसके अंदर 8 कंट्रीज से लोग जुड़ते हैं रेगुलरली। अब तक 41 सेशंस हुए, एवरी संडे को होता है सेशन, और आप सोचिए कि वो सब कंसिस्टेंटली उनको सुनते हैं और बहुत सारा ज्ञान प्राप्त करते हैं, और बाद में जो एक इंटरैक्टिव सेशन होता है उसमें हमारी सब क्वेरीज रिजॉल्व हो जाती है। तो ये सब थोड़े यूनिक फीचर्स है जैन फाउंडेशन के, सबके लिए ओपन है, आप ज्वाइन करिए। इसकी कोई फीस नहीं है, आपको खाली कनेक्टेड रहना है और जो प्रोग्राम में जुड़ना है उसमें रजिस्ट्रेशन करना है और अपना समय देना है और ज्ञान प्राप्त करना है। तो इसी के साथ मैं आज के सेशन को विराम देना चाहूंगा, और हमेशा की तरह विराम देने से पहले जगत के सभी जीवों का कल्याण हो, जगत के सभी जीवों का मंगल हो, जगत के सभी जीव हमारे मित्र है, कोई भी हमारा वैरी नहीं, इस भावना के साथ प्रार्थना। अणु परमाणु शिव बनी जाओ, अखा विश्व नु मंगल थाओ, सर्वे जीवो मोक्षे जाओ। खामेमि सव्व जीवे सव्वे जीवा खमंतु में, मित्ति में सव्व भूयेषु वैरम मज्जन केणै, सर्वथा सौ सुखी थाओ, पाप ना कोई आचरो, राग द्वेषति मुक्त बनीने, समता सौ समाचरो। सभी को प्रणाम, नमो जिनानम, जय जिनेन्द्र। आप सबके फीडबैक भी हमने ध्यान में रखे हैं, और उसके ऊपर भी हम लोग विचार विमर्श करके जैसे जैसे जैन फाउंडेशन के स्लॉट्स अवेलेबल होंगे वैसे वैसे हम लोग प्रोग्राम्स लॉन्च करते जाएंगे। ग्रुप में आपको ब्राह्मी की जो ब्राह्मी लिपि की प्रवेशिका है वो भेजी जाएगी, जिसके अंदर पूरे स्वर व्यंजन प्रॉपर दिए गए हैं, और उसकी जो काने मात्रे वगैरह की भी सब फॉर्म्स दिए गए हैं, जिससे आपको थोड़ी और आगे की लर्निंग के लिए आसानी हो। और मैंने रिक्वेस्ट की कि उनकी जो 3 दिन के प्रेजेंटेशन है वो भी वो शेयर कर सके। तो जैसे ही उनके पास से आएगी मैं आप सबके साथ शेयर अवेलेबल हो जाएंगे, वीडियोस आप दे सकते हो। सभी को जय जिनेन्द्र। इसी के साथ आज के सेशन को विराम देते हैं। नमो बम्बिये लिविये। नमो बम्बिये लिविये। नमो बम्बिये लिविये।